नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज की जर्नी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे द सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। हम जा रहे हैं हम्पी। 14th सेंचुरी में हम्पी दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में से एक था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है क्योंकि यहाँ के हर मोड़ पर आपको एक प्राचीन मंदिर या इतिहास का टुकड़ा मिलेगा। रात के 10 बजे हमारी ट्रेन यशवंतपुरा स्टेशन से हॉस्पिट के लिए निकल चुकी है। कल सुबह 6 बजे हम होंगे इतिहास के पन्नों के बीच। हम्पी पहुंचना काफ़ी इजी है। हम्पी में सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हॉस्पिट। इंडिया के मेजर सिटीज़ जैसे बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अगर आप पुणे या मुंबई से आ रहे हो तो ट्राई बुकिंग दी ओवरनाइट ट्रेन ताकि आप सुबह फ्रेश हम्पी पहुँचो। हॉस्पिट स्टेशन से हम्पी सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ से ऑटो ले सकते हो या फिर लोकल बस स्टैंड जाके पब्लिक बस ले सकते हो। हम्पी जैसी जगह के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने हमारा स्टे 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था ताकि लास्ट मिनट कोई टेंशन ना हो। और हमने हमारा ऑटो भी एडवांस में बुक कर लिया है जो हमें 4 दिन पूरा हम्पी घुमाएंगे। हम्पी जितना खूबसूरत है उतना ही पॉकेट फ्रेंडली भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से प्लान करें। मैंने इस पूरी ट्रिप का एक एक एक्सपेंस नोट किया है, ट्रेन टिकट से लेकर हमारे ऑटो और खाने तक का खर्चा। तो अगर आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे हम्पी टूर के अंत तक बने रहिए क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊंगी हमारा टोटल बजट कितना रहा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल कि रुके कहाँ। हम्पी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है साउथ हम्पी जहाँ टेम्पल्स और हिस्ट्री पास है, यहाँ आपको काफ़ी सारे होमस्टे मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ है नॉर्थ हम्पी जिसे हिप्पी आइलैंड भी कहा जाता था। वहाँ का वाइब एकदम चिल है, कैफेज है और राइस फील्ड है। डिपेंडिंग ऑन योर वाइब आप अपना स्टे चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हम्पी बाजार या उसके थोड़ा आउटर में अच्छे रिसोर्ट या होमस्टे देखें, वहाँ से टेम्पल्स पास है। अगर आप दूसरी तरफ यानी हिप्पी आइलैंड के यहाँ स्टे लेते हो तो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए 45 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग टाइम लग सकता है। अभी बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। यहाँ आपको बाइक या स्कूटर्स मिल जाएंगे फॉर अराउंड ₹500 to 600 पर डे। अगर आप थोड़े एडवेंचरस हो तो ₹200 to 250 में बाईसाइकिल ले लो, वर्कआउट भी और साइट सीइंग भी। पर फैमिली के साथ ऑटो रिक्शा बेस्ट है, वो आपको हर पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे और धूप से भी बचाएंगे। एक दिन का चार्ज लगभग 1500 से 2000 होता है। हम्पी आने के बाद सबसे पहले और सबसे अमेजिंग चीज़ जो हुई है वो है हमारा ये स्टे। हमने जो होटल बुक किया है वो एग्जैक्टली विरूपाक्षा टेम्पल के बाजू में है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। इससे बेहतर रूम विथ व्यू शायद ही कहीं मिलेगा। इट फील्स सो पीसफुल एंड स्पिरिचुअल राइट नाउ। हमारी हम्पी एक्सप्लोरेशन जर्नी आज से और अभी से शुरू होती है। सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे अपने पहले स्टॉप की तरफ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकले हैं हमारे पहले स्टॉप की तरफ, चिंतामणि टेम्पल। आज का दिन हम नॉर्थ हम्पी एक्सप्लोर करेंगे। हम हैं चिंतामणि टेम्पल में। सच बताऊं तो चिंतामणि नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले गणेश जी का ख्याल आया। मुझे लगा कि यहाँ एक गणपति का मंदिर होगा, पर यहाँ अंदर आते ही मुझे इस मंदिर की असली स्टोरी पता चली। ये जगह अनेगुंडी में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हुई है। इसका ताल्लुक सीधा रामायण काल से है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही वो स्पॉट है जहाँ प्रभु राम और सुग्रीवा की पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ केव के अंदर एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें प्रभु राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव मिलकर चिंतन कर रहे हैं कि बाली को कैसे मारा जाए, इसलिए इस टेम्पल का नाम चिंतामणि है। यहाँ हम मिले हैं इस छोटे गाइड से जो रामायण की कहानियाँ सुनाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये मुस्लिम है। हमें ये जो 64 पिलर मंडप है ना उधर नदी पे देखो, इस विजयनगर साम्राज्य को राजा रहते हैं ना श्री कृष्णदेवराया, उनका समाधि है। उनको 64 कले रहते दीदी।
इसीलिए 64 पिलर पर उनका समाधि है। ये जो तारा हिल बोल के है ना, वो पीछे का पहाड़ है, वाली का वाइफ तारा रहते थे। ये वाटर एंड बर्ड वॉचिंग है ना, उधर छोटे छोटे मंडप है ना दीदी, उसके इधर देखने को मिलेगा। ये नवाब वृंदावन बोल के इधर एक पहाड़ है ना, उसके उधर एक मंदिर है, उधर के नव राघवेंद्र स्वामी जी की गुरु जी की जिंदा समाधि है, इसीलिए नवाब वृंदावन बोलते हैं। ये ब्रिस्टू हम्पे है ना, उधर एक ब्रिज है, आप आए ना, वही ब्रिज है। बुक्सा, और उधर एक गाँव का नाम है, विलेज का नाम तुंगाभद्रा रिवर है, चिंतामणि टेम्पल है, ऊपर काशी विश्वनाथ टेम्पल है दीदी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, इसे किष्किंधा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रामायण में जिसका जिक्र आता है वही ये पवित्र भूमि है। तीर मारते भैया, वो नारियल पेड़ है ना नदी के उस पर, उधर वालीबा सुग्रीवा लड़ाई करते, इधर से तीर मारते। इधर से ये राम जी के पैर है। किसने? राम जी ने तीर मारा था? ये पहले से राम जी के पैर है, अभी ला के रखा है, धनुष के निशान है। ये धनुष का निशान समझ लो। ये किसको तीर मारा था? वाली को तीर मारा था भैया, इधर से। वाली को राम ने मारा था। वाली सुग्रीव भाई भाई एक जैसा रहते हैं ना, ट्विंस रहते हैं, इसलिए भगवान राम को तीर मारने के लिए कंफ्यूजन आ जाता है किसको मारना बोल के। फिर भगवान राम कितना कोशिश करते हैं, उनका फर वाली को चले जाता है, वाली के आगे कोई झगड़ा नहीं कर सकता, जो भी आगे रहता है ना उसके आप फर वाली को आ जाती है। इसलिए 2-3 बार ऐसा होता है, वाली के हाथ सुग्रीव मार करके आके भगवान राम को डांटते, तुम वाली को तीर क्यों नहीं मारा, मैं वाली के हाथ मर जाता था बोल के सुग्रीव बोलते हैं भगवान राम को। तब भगवान राम बोलते हैं, देखो सुग्रीव, तुम दोनों का फेस एक ही है, तुम्हें ना लग गए बोल के हम किसी को भी तीर नहीं मारा, छोड़ दिया बोल के बोलते, कन्फ्यूजन हो गया, छोड़ दिया बोल के। तब मार के आते हैं ना, तब बुरा उधर एक गुफा है, उधर राम हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव जामन, वो 5 लोग बैठ के गुफा के अंदर वाली को कैसा मारना बोल के चिंतन करते। चिंतन मतलब डिस्कस करते ना, मीटिंग करते, इसीलिए पूरा मंदिर चिंतामणि मठा बोलते हैं। उधर प्लानिंग करने के बाद सुग्रीवा को तुलसी का माला पहना के कुमकुम लगा के छोड़ते, फिर एक बार उधर चुपके से तीर मारते। तब पता चल जाता है जिसके पास माला है वो सुग्रीव है, उसको तीर नहीं मारना, जिसके पास माला नहीं है वो वाली है, उसी को तीर मारना बोल के चुपके तीर मारते हैं। अच्छा, ओके। ये सीताराम की मूर्ति है भैया। इधर डिस्कस हुआ था बोल, गुर्द के लिए पेंटिंग भी है। इसके नाम किस प्रकार से वास्तविकता है, रामायण में घटी घटनाएं वास्तविकता है, ये सब यहाँ पर ये सब दिखता है। तो इन सब चीज़ों को देखने का मेरे को अवसर मिला और मैं समझ पाया कि मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें महाराज कृष्णदेवराया का स्टैचू दिखा। ये वही महान राजा है जिनका पूरा विजयनगर साम्राज्य था। अब हम आ गए हैं श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल। ये मंदिर काफी पुराना है और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। यहाँ की खासियत ये है कि ये मंदिर की मूर्ति एक बड़े से पत्थर पर कार्व की गई है। बाकी मेन हम्पी मॉन्यूमेंट्स के मुकाबले यहाँ भीड़ कम होती है, इसलिए आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के ठीक सामने ही है ये गगन महल। हम आ गए हैं अनेगुंडी के हार्ट में गगन महल देखने में ये अब एक पुरानी बिल्डिंग लगती है, पर 16th सेंचुरी में ये विजयनगरा एम्पायर के किंग का मेन पैलेस और असेंबली हॉल हुआ करता था। इसकी आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक स्टाइल का टच दिखता है, खास करके इसकी विंडो और बालकनीज में। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। अपने मोबाइल और खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ आज भी इंडी वानर सेना का राज चलता है। अब हम जा रहे हैं दुर्गा देवी टेम्पल।
ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर है। मंदिर के अंदर आते ही आपको एक अलग सुकून मिलेगा। यहाँ की दुर्गा माता की मूर्ति बहुत ही पावरफुल है। यहाँ के लोगों के मुताबिक हम्पी के किंग यहाँ युद्ध पर जाने से पहले आशीर्वाद लेने आते थे। यहाँ की एक बहुत पौराणिक परंपरा है। लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ के पेड़ पर कलरफुल धागे या कपड़े बांधते हैं। पूरा पेड़ इन मन्नतों से भरा पड़ा है। दुर्गा देवी मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए, लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। हम जा रहे हैं अनेगुंडी फोर्ट की तरफ, जहाँ माइथोलॉजी और हिस्ट्री का एक अमेजिंग संगम है। जैसे ही हम अनेगुंडी फोर्ट के एरिया में एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है ये पवित्र ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले महादेव के आशीर्वाद लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ज्योतिर्लिंग से थोड़ा और आगे चलने पर आती है ये मिस्टीरियस वाली गुफा। रामायण के अनुसार ये वही गुफा है जहाँ वानर राजवाली रहा करते थे। ये रास्ता काफी एडवेंचरस है। गुफा से बाहर निकलते ही दिखाई देता है ये सुंदर गणपति मंदिर। मंदिर के बाहर निकलते ही जो व्यू दिखता है, इट्स ब्रीथ टेकिंग। पूरे हम्पी का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। अब हम आए हैं रंगनाथन स्वामी मंदिर के यहाँ। सामने काफी सीढ़ियाँ हैं। चढ़ाई थोड़ी थका देने वाली है, पर जोश पूरा है। रास्ते में हमें ये आंटी दिखी जो थोड़ी हेल्दी है। सीढ़ियाँ उतरने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वो इतने ऊपर तक गई और अभी नीचे उतर रही हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमें एक गुफा दिखी। गुफा के अंदर का रास्ता थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, पर एक्सपीरियंस के लिए हम अंदर जा रहे हैं। अंदर का नज़ारा बहुत अमेजिंग है। बड़े बड़े पत्थर और ऊपर एक छोटा सा ओपन स्पेस जहाँ से सनलाइट सीधे अंदर आती है। ये रोशनी पत्थरों के बीच से छनकर आ रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ से बाहर आए तो बगल में एक और गुफा है, पर हम यहाँ नहीं गए। आगे बढ़ते ही हमें मेन मंदिर दिख गया। इस मंदिर के अंदर भी एक गुफा है। सच कहूँ तो यहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है, पर यहाँ एक आंटी मिली, वो हमें फोर्स करके अंदर ले गई।
ये वाली गुफा सच में डेंजरस है। रास्ता इतना छोटा है कि हमें लगभग लेट कर अंदर जाना पड़ रहा है। नीचे थोड़ा पानी भी है जिससे हमारे कपड़े खराब हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अंदर पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही एकदम अंधेरा लगा। आंटी ने यहाँ पूजा की। उसी हल्की रोशनी में हमने रंगनाथन स्वामी की मूर्ति, शिवलिंग और भगवान नरसिंह के दर्शन हुए। हमने यहाँ बैठकर कुछ देर मेडिटेशन भी किया। दर्शन करने के बाद उसी रास्ते से रेंगते हुए हम बाहर आए। कपड़े जरूर गंदे हुए पर मन एकदम फ्रेश और शांत हुआ। हम्पी की ये जगह आपको आपके लाइफ का एक अलग ही पर्सपेक्टिव देती है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं पंपा सरोवर, जो हिंदू धर्म में 5 सबसे पवित्र सरोवरों में से एक माना जाता है। रामायण के हिसाब से यहाँ माता पंपा यानी पार्वती ने भगवान शिवा के लिए तपस्या की थी। पंपा सरोवर के बिल्कुल पास ही शबरी आश्रम है। ये वही जगह है जहाँ माता शबरी ने अपना पूरा जीवन प्रभु राम के इंतजार में बिताया था। ये जगह बहुत सिंपल है पर इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। यहाँ बैठकर आपको रामायण का वो चैप्टर जरूर याद आ जाएगा। शबरी आश्रम के पास ही ये लक्ष्मी मंदिर है। हम्पी में हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। पंपा सरोवर घूमने के बाद अब बारी आती है लंच की। नॉर्थ हम्पी अपने कूल और वाइब्रेंट कैफ़े के लिए बहुत फेमस है। हम एक ऐसे ही प्यारे से कैफ़े में आए हैं जहाँ का वाइब एकदम चिल है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है ये फ्लोर सिटिंग। इतना घूमने के बाद यहाँ आराम से बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। हमने मंगवाया है लोकल थाली और कुछ कॉन्टिनेंटल डिश। हम्पी में कैफ़ेज़ थोड़े स्लो होते हैं, मतलब खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर यहाँ बैठकर रिलैक्स करना एकदम वर्थ इट है। हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे अपने अगले स्टॉप की तरफ। अब हम जा रहे हैं सनापुर लेक। चारों तरफ ये बड़े बड़े पत्थर और बीच में ये साफ नीला पानी। व्यू सच में बहुत अमेजिंग है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ मॉन्यूमेंट्स जैसी भीड़ नहीं होती, तो आप सुकून से नेचर को एंजॉय कर सकते हो। सनापुर लेक आए और कोराइकल राइड की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं यहाँ लोग इस गोल बोट का मजा ले रहे हैं, लेकिन हम आज यहाँ कोराइकल राइड नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, पर इसके पीछे एक प्लान है। दरअसल हमने अपनी कोराइकल राइड कल के लिए शेड्यूल की है। हम कल तुंगभद्रा रिवर में राइड करेंगे ताकि हम वहाँ के फेमस कोटिलिंग को करीब से देख सके। रिवर की राइड और कोटिलिंग का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा, इसलिए हमने आज यहाँ सिर्फ नज़ारों का मजा लेने का सोचा है। दिन का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप अंजनाद्री हिल। माना जाता है कि ये हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। यहाँ से सनसेट देखना हम्पी ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट माना जाता है। पर एक चैलेंज है, ऊपर पहुँचने के लिए हमें लगभग 575 स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगी। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो हम आराम से ऊपर जाएंगे ताकि सनसेट मिस ना हो। स्टेयर्स चढ़ना थोड़ा टायरिंग है, पर रास्ते में जो व्यू दिख रहे हैं वो सारी थकान दूर कर देते हैं। फाइनली हम ऊपर पहुंच गए। अभी हम जाके हनुमान जी के दर्शन लेंगे और फिर जाएंगे सनसेट पॉइंट की तरफ। एक ज़रूरी बात, यहाँ मंकीस बहुत है, तो अपने फ़ोन्स और बैग का खास ध्यान रखें। हम यहाँ जल्दी पहुँच गए हैं। सनसेट के लिए थोड़ा टाइम है, तो हम यही थोड़ी देर मंकीस के साथ टाइम बिताएंगे। ये बेबी मंकी बहुत क्यूट है।
ये हर किसी के पास जा रहा है। बेबी मंकी के साथ मस्ती करने के बाद हम चले सनसेट पॉइंट की ओर। लुक एट दिस व्यू। यहाँ से पूरा हम्पी जैसे कैनवास की तरह दिख रहा है। ये देखिए, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और पूरा आसमान ऑरेंज हो गया है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सनसेट के साथ हमारा डे 1 नॉर्थ हम्पी टूर यही ख़त्म होता है। हमने चिंतामणि टेम्पल से शुरुआत की और अंजनाद्री के इस शिखर पर दिन का एंड किया। पर हमारी हम्पी की जर्नी अभी बाकी है। कल हम कवर करेंगे हम्पी के मेन मॉन्यूमेंट्स जैसे विजय विठ्ठला मंदिर और स्टोन चैरियट। हमारा टोटल बजट कितना हुआ, हमने स्टे कहाँ किया और हमने क्या क्या गलतियाँ की जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये सब देखने के लिए हमारा अगला पार्ट ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।